Very good morning, students. I am Mrityunjay Singh, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya Mashrak. I welcome you all in my social science online class. Dear students, today I will discuss first lesson of political science, class 10th, power sharing. Let's start the discussion. Dear students, first we have to understand what is power sharing. प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें समझना है कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। सत्ता की साझेदारी, सत्ता को साझा करना, शक्ति को साझा करना, जैसा कि इसके शब्द से ही मालूम चल रहा है, पावर शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ पावर, पावर को शेयर करना। तो पावर शेयरिंग क्या है? व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग इज अ टेक्निक to share the power at different levels. It is an idea inculcated in democracy so that the power is not concentrated at one hand only, and that different forms can keep a check on each other. India is an example of holding together federation where the power is shared between central government and different constituent states. Dear students, पावर शेयरिंग एक तकनीकी है। इस तकनीक के माध्यम से शक्ति को विभिन्न स्तरों में साझा किया जाता है। पावर किसी एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित नहीं होती है। पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन वन हैंड, बट पावर इज शेयर्ड among different forms at different levels. पावर कई रूपों में बटी होती है, कई स्तरों में बटी होती है। पिछले साल हमने कक्षा 9वीं के पॉलिटिकल साइंस के पहले अध्याय व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी व्यक्तियों की भूमिका होती है। कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, कोई एक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेता है। डिसीजन सभी से कंसल्ट करके, सभी से पूछकर, सभी के साथ डिस्कशन करके ही लिया जाता है। कहने का अर्थ है, निर्णय लेने की जब बात आती है तो उसमें सभी की राय ली जाती है, सभी से पूछा जाता है। इस प्रकार से शक्ति सबके बीच में बटी होती है। सबके पास शक्ति है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। भारत एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बेस्ट एग्जाम्पल है पावर शेयरिंग का, जहाँ पे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में शेयर होती है। तो हमें इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना है कि पावर शेयरिंग क्या है। शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट फॉर्म्स, अमंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। Let's understand the concept of power sharing with the help of two examples. One example is from Belgium. Second example is from Sri Lanka. Belgium. Case study of Belgium. Belgium is a small country in Europe. It shares its borders with France, Netherlands, Germany, and Luxembourg. The ethnic composition of Belgium is very complex. Brussels is the capital of Belgium. Dear students, Belgium is a small country in Europe. Belgium यूरोप का एक छोटा देश है। इसकी सीमाएं फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ लगती हैं। यदि बेल्जियम की बात की जाए तो बेल्जियम में कई भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। उनकी भाषाएं अलग अलग हैं।
उनका रेस अलग अलग है, उनका नस्ल अलग अलग है। इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। बेल्जियम का जो इथेनिक कंपोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। इथनिक वर्ड का मतलब होता है, इथनिक इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर रेस और रिलीजन। नस्ल जो वर्ड है, इथनिक जो है, या विशेष नस्ल या विशेष धर्म से संबंधित है। ब्रुसेल्स बेल्जियम का कैपिटल है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि बेल्जियम में इथनिक कंपोजिशन किस प्रकार से है। इस मैप को देखिए आप। बेल्जियम इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट इज फ्लेमिश, सेकेंड इज वैलोन। You can see Flemish state in yellow color and Walloon state in red color and Brussels, which is capital of Belgium, in orange color. Let's understand the ethnic composition. Flemish. In Flemish, there is a 59% population of Dutch speaking people. फ्लेमिश में लगभग 59% लोग डच लैंग्वेज को बोलते हैं। मतलब फ्लेमिश नामक राज्य में डच लोगों की संख्या ज़्यादा है जो डच लैंग्वेज को बोलते हैं। वैलोनिया। वैलोनिया में यहाँ पे फ्रेंच लोगों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ लगभग 40% कौन है? फ्रेंच है। इस प्रकार फ्लेमिश में 59% कौन है? डच हैं और वैलोन में 40% फ्रेंच हैं। और लगभग जो 1% जो बचे हुए लोग हैं वो जर्मन स्पीकिंग पीपल हैं। ब्रुसेल्स में स्थिति थोड़ा से उल्टा है। ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच हैं और लगभग 20% डच हैं। तो पूरे बेल्जियम में डच की संख्या ज़्यादा है, फ्रेंच की संख्या कम है। डच लगभग 59% हैं और फ्रेंच 40%। जबकि ब्रुसेल्स में, जो कि कैपिटल है, यहाँ पे एक कैपिटल ब्रुसेल्स, यहाँ पे उल्टा है। इस कैपिटल में फ्रेंच लोगों की संख्या ज़्यादा है। फ्रेंच पीपल आर इन मोर इन नंबर बट डच आर इन लेस इन नंबर। डच जो है वो संख्या में कम है। इस प्रकार से पूरा इथनिक कंपोजिशन जो है वो इस तरीके से है। तो बेल्जियम में प्रॉब्लम क्या थी पावर शेयरिंग की? फ्रेंच पीपल जिनकी संख्या कम है, लगभग जो 40% हैं पूरे बेल्जियम में, वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं, एजुकेटेड हैं, उनके पास धन दौलत बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, वो लिटरेट हैं। जबकि डच जिनकी संख्या तो ज़्यादा है लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, रिच नहीं हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। अब यहाँ पे फ्रेंच की संख्या तो कम है लेकिन वो पावरफुल हैं। इस प्रकार जो सत्ता है किसके पास है? फ्रेंच के पास है। संख्या में तो फ्रेंच कम है लेकिन सत्ता उनके पास ही है। डच जिनकी संख्या ज़्यादा है लेकिन उनके पास सत्ता नहीं, उनके पास पावर नहीं है। लेकिन ब्रुसेल्स में इस समस्या को रिकॉग्नाइज़ किया गया, कंसीडर किया गया। उन्होंने अपनी इस समस्या को पहचाना और उन्होंने इस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास किया। जो सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग की जो प्रॉब्लम थी, दे सॉल्व इट। किस प्रकार से सॉल्व किया उन्होंने? Belgium leaders recognized the existence of regional differences and cultural diversities. They amended their constitution 4 times between 1970 and 1993. बेल्जियम के जो लीडर्स थे, चाहे वो डच लीडर्स रहे हों, चाहे वो फ्रेंच लीडर्स रहे हों, उन्होंने बेल्जियम के रीजनल डिफरेंसेस को, स्थानीय क्षेत्रीय विभिन्नता और सांस्कृतिक विविधता को उन्होंने पहचाना और उसका सम्मान किया। और उन्होंने बेल्जियम के संविधान को लगभग 4 बार अमेंड किया, 4 बार संशोधित किया और पावर को सभी के बीच में शेयर करने की कोशिश की।
कि पावर सभी के पास रहे, कोई अपने आप को बेल्जियम से एलिएनेटेड न समझे, अलग न समझे। किस प्रकार से उन्होंने पावर शेयरिंग की, यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम स्टेट्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने संविधान में परिवर्तन कर संविधान में अमेंडमेंट किया, परिवर्तन किया, संशोधन किया, और उस संशोधन के तहत उन्होंने जो पहला उनका स्टेप था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, इन सेंट्रल गवर्नमेंट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल। सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या बराबर होगी। मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की कई शक्तियों को लेकर किसको दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही शक्ति ना रहे, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ ना कुछ पावर रहे, इसकी भी व्यवस्था की गई। ब्रुसेल्स हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच ईच पार्टी हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी थी, वहाँ पे भी एक अलग सरकार बनी। पूरे बेल्जियम के लिए तो एक सरकार थी ही, ब्रुसेल्स कैपिटल के लिए एक सरकार की व्यवस्था की गई, जहाँ पे भी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या इक्वल रखी गई। थर्ड इज द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। अब यहाँ पे एक लोकल गवर्नमेंट की भी व्यवस्था की गई, जैसा अपने देश में भी है एक स्थानीय सरकार की व्यवस्था। लोकल गवर्नमेंट जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा गया, और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके द्वारा चुनी जानी थी, किसी एक लैंग्वेज कम्युनिटी के द्वारा चुनी जानी थी। जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा है वहाँ पे फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट रहेगी, जहाँ पे डच स्पीकिंग लोगों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ पे डच भाषा को बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे डच कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनी जाएगी। इस प्रकार से बेल्जियम में पावर शेयरिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया, इसकी व्यवस्था की गई, संविधान में परिवर्तन किया गया, और बेल्जियम में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग पीपल के बीच में। तो पहला जो प्रयास था, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या बराबर रखी। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर को लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। थर्ड, ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई, जहाँ पे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या भी बराबर थी। और फोर्थ, कम्युनिटी गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई, एंड दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके द्वारा चुनी जानी थी, किसी एक लैंग्वेज कम्युनिटी के द्वारा चुनी जानी थी, जहाँ पे जिस लैंग्वेज की अधिकता थी वहाँ के लोगों के द्वारा कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनी जाएगी। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में पावर शेयरिंग की क्या व्यवस्था की गई, वहाँ पे पावर शेयरिंग किया गया कि नहीं किया गया, इसकी हम चर्चा करते हैं। केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन. It is a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. The natives of Sri Lanka are called Sri Lankan Tamils, and Indian Tamils are those whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period. श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो कि तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से, दक्षिणी तट से कुछ दूरी पर स्थित है। श्रीलंका के जो तमिल नेटिव्स हैं उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है, और जो तमिल्स इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका में गए हैं उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। और इसके अलावा भी एक कम्युनिटी वहाँ पे और है जिसको हम सिन्हाला कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इथनिक कंपोजिशन की। तो वहाँ पे श्रीलंका में 2 लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग हैं। लगभग 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं और 18% तमिल स्पीकर्स हैं, और अदर लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग 8% हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मेजॉरिटी किसकी है,
सिन्हाला स्पीकर्स की, और तमिल स्पीकर्स की मेजॉरिटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, दे आर इन माइनॉरिटी, वो माइनॉरिटी में है। इस मैप में देखने का प्रयास करिए, इस मैप के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। यह सिन्हालास की बात की जाए, सिन्हाला स्पीकर्स की बात की जाए तो उनकी संख्या पूरे श्रीलंका में सबसे ज़्यादा है, येलो कलर में देखिए आप। और जो श्रीलंकन तमिल्स हैं और इंडियन तमिल्स, उनकी संख्या बहुत ही कम है, दे आर माइनॉरिटी इन श्रीलंका। अब श्रीलंका में पावर शेयरिंग की गई कि नहीं, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, हमको समझना है इसको। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, किस प्रकार से श्रीलंका में जिनकी संख्या ज़्यादा थी, उन्होंने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए कि जो माइनॉरिटीज़ थे जिनकी संख्या कम थी, उनको इसका विरोध करना पड़ा। सिन्हाला स्पीकर्स ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए, कुछ ऐसे उन्होंने निर्णय लिए, डिसीजंस लिए, जिसके कारण जो तमिल स्पीकर्स थे उन्होंने अपने आप को इग्नोर फील किया, श्रीलंका से एलिनेटेड फील किया, जिसके कारण से वहाँ सिविल वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अब श्रीलंका में जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उन्होंने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए, उनकी हम बात कर लेते हैं। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उभर कर आया। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू अडॉप्ट सिन्हाला सुपरमैसी। डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिसके कारण से सिन्हाला स्पीकर्स की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली गई, उनकी पावर में इजाफा हुआ। जाहिर सी बात है कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो किसके द्वारा इलेक्ट रही होगी, सिन्हाला स्पीकर्स के द्वारा, क्योंकि सिन्हाला स्पीकर्स की श्रीलंका में सबसे ज़्यादा संख्या है, दे आर इन मेजॉरिटी। इस कारण से जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो किसके द्वारा चुनी गई रही होगी, सिन्हाला के द्वारा। तो इस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्टेप्स लिए गए वो सिन्हाला स्पीकर्स को ही फ़ायदा पहुंचाने के लिए गए। जैसा उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू डिक्लेयर सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे पहले 1956 में कानून बना जिसमें सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। मतलब ऑफिसेज़ में, गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ में, कहीं पे भी सिन्हाला लैंग्वेज को ही यूज़ किया जाएगा। तमिल लैंग्वेज को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया, उसको कोई भी महत्व नहीं दिया गया। तमिल लैंग्वेज वॉज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस। सिन्हाला बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इन 1956। Government recognized Sinhala applicants for university jobs and government job. Sinhala speakers were given reservation in universities, jobs and government jobs. सिन्हाला स्पीकर्स को यूनिवर्सिटी जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दिया गया, उनको आरक्षण दिया गया कि इनको सबसे पहले नौकरी मिले, सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिले। इस प्रकार से जो तमिलियंस थे उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से उपेक्षित समझा, उपेक्षित महसूस किया, उनको कोई भी महत्व नहीं दिया जा रहा था। तमिलियंस वर नॉट गिवन इम्पोर्टेंस, ओनली सिन्हाला स्पीकर्स वर गिवन so many privileges. Whatever steps taken by government, those steps benefited only सिन्हाला स्पीकर्स। सिविल वॉर लगभग 1980s में बहुत सारे फ्रंट बन गए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, तमिलियंस ऑर्गेनाइजेशन बने, जिन्होंने अपने राइट्स के लिए डिमांड किया, अपने राइट्स के लिए उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया, जिसके कारण से श्रीलंकन सिन्हाला गवर्नमेंट और तमिल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में बहुत सारे संघर्ष हुए, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। इस प्रकार से हम देखते हैं श्रीलंका में
पावर शेयरिंग नहीं की गई और पावर शेयरिंग ना होने के कारण से श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ। उस सिविल वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए। ये सिविल वॉर बहुत ही लंबे समय तक चला। गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी। गवर्नमेंट को पूरा प्रयास इन रेबेलियंस को सप्रेस करने में लगाना पड़ा। श्रीलंका का डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पाया। यदि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी हुई होती, तमिलियंस और सिन्हालाज के बीच में पावर शेयरिंग किया गया होता, तो जो सिविल वॉर हुआ यह ना होता। इफ पावर शेयरिंग वॉज डन बिटवीन Sinhalas and Tamilians, civil war would not happen. Now we can understand what is the importance of power sharing. In Belgium, power sharing was done. Power sharing किया गया. No conflict took place. कोई संघर्ष नहीं हुआ. A democratically government was established in Belgium. Everyone was happy. But in Sri Lanka, we can understand power sharing was not done, power was not shared, conflict took place, civil war took place, many were killed, government was not stable, development of Sri Lanka did not take place. In this way, we can understand what is the importance of power sharing. Why is power sharing desirable? Why do we need power sharing? Power sharing की क्यों आवश्यकता होती है? The reason can be divided into two parts: prudential reason and moral reason. First, prudential reason. It reduces the possibility of conflicts. यदि पावर शेयरिंग की जाती है तो संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। सभी खुश रहते हैं, सभी संतुष्ट रहते हैं और संघर्ष नहीं होता। संघर्ष की जो संभावनाएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू गवर्नमेंट। डेफिनेटली पावर शेयरिंग से गवर्नमेंट स्टेबल रहती है। गवर्नमेंट अपना पूरा ध्यान देश के विकास में लगाती है। गवर्नमेंट कंसंट्रेट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इफ पावर इज नॉट शेयर्ड, यदि पावर शेयर नहीं होता, गवर्नमेंट हैज़ टू पुट इट्स पावर टू सप्रेस द कॉन्फ्लिक्ट्स, सप्रेस द रिबेल्स, एंड कंट्रीज डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस, और देश का विकास नहीं होता है। Moral reason, power sharing is very spirit of democracy. पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का बहुत ही अहम हिस्सा है। जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे पावर शेयरिंग होगी ही होगी। इस प्रकार से डेमोक्रेसी जहाँ पे है तो वहाँ पे पावर शेयरिंग करना ही करना है। People have a right to be consulted and how they are to be governed. ये लोगों का अधिकार होता है कि उनसे पूछा जाए कि उनके ऊपर किस प्रकार का शासन किया जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों की ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पीपल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीपल शुड बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। इस प्रकार से लोगों से पूछा जाना चाहिए कि उनको किस प्रकार से गवर्न किया जाए, उनके ऊपर किस प्रकार से शासन किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग। हमें पावर शेयरिंग की आवश्यकता क्यों होती है? तो पावर शेयरिंग में पहला जो रीज़न है, पहला रीज़न प्रूडेंशियल रीज़न है। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये संघर्ष की संभावनाओं को कम करता है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मॉरल रीजंस, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सेकेंड, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। और हमने जो दो एग्जाम्पल्स पढ़े बेल्जियम और श्रीलंका का,
वहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि पावर शेयरिंग की आवश्यकता क्यों होती है। आशा करता हूँ कि पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग की आवश्यकता क्यों होती है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म्स हैं। थैंक यू।